हेलो दोस्तों, क्या आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या फिर आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही सोचते हो? आपका सोचने का क्या तरीका है और आपको क्या सोचना चाहिए, जिसके बारे में हम इस बुक समरी में बात करने वाले हैं। इस बुक समरी को पढ़कर आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा और यदि आपकी थिंकिंग में कोई समस्या है तो आप उसमें भी सुधार कर पाओगे। यदि आप ऐसा कर लोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस किताब थिंक अगेन के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर की समरी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कन्वेंशनल वर्सेस अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर को एक कहानी से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार जंगल में आग लग जाती है। उसे बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि सारे उपकरण आपको सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आग बुझाने में मदद मिल सके। जैसे ही वे जंगल में आग बुझाने गए तो आग बेकाबू हो चुकी थी। वे हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी मेहनत किसी काम की नहीं थी। धीरे धीरे वे आग की लपटों में आ गए। सभी लोग जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन उनके उपकरण इतने भारी थे कि वे भाग नहीं पाए। उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से सारे उपकरण वहीं छोड़कर जंगल से बाहर निकल गया, जिससे उसे भागने में आसानी हुई और अंत में वह जिंदा बच गया। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि हमें हर समय ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से अपनी सोच बदलनी चाहिए। इसी तरह से आज के समय लोग कन्वेंशनल थिंकिंग की तरफ ध्यान देते हैं। उन्हें सिर्फ ऑर्डिनरी लाइफ जीना पसंद होता है। वे कुछ भी नया नहीं चाहते हैं और ना ही सोचते हैं। हमें अपनी इसी कन्वेंशनल थिंकिंग को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, 3 टाइप्स ऑफ टॉकर। जब भी हम किसी से बात करते हैं या कोई हमसे बात करता है तो उनके अंदर सामान्य तौर पर 3 तरह के किरदार होते हैं। नंबर 1, प्रीचर। कई बार जब हम सामने वाले को काफ़ी देर तक समझाने लगते हैं तो इसी किरदार में आ जाते हैं। हम उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान देने लगते हैं, ये जाने बगैर कि सामने वाला क्या बात करना चाहता है या फिर उसका क्या नज़रिया है। नंबर 2, प्रोसिक्यूटर। इस तरह के किरदार में हम हर तरह के बहस को जीत लेना चाहते हैं। हम बेफिजूल के तर्क देकर अपनी बात को सही साबित कर लेते हैं। नंबर 3, पॉलिटिशियन। इस किरदार में हम दूसरों को अपनी बातों से लुभाने की कोशिश करते हैं और जैसा सामने वाला सुनना चाहता है उसे वही बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। लेखक का कहना है कि हमारा बातचीत करने के ये तरीके बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। हमें तर्क के साथ बात करनी चाहिए। बिना किसी फैक्ट और डेटा के हम रोबोट की तरह बात नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। लेखक का कहना है कि लोगों में कॉन्फिडेंस 2 तरह के होते हैं, राइट कॉन्फिडेंस और रॉन्ग कॉन्फिडेंस। जिसमें रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी 2 तरह का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, उनके जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। ऐसे लोग आर्मचेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं और यही रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारी असफलता का कारण बनती है। यह हमें हमारी कमियों का एहसास नहीं होने देता है, जिससे हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए खुद ही देखें कि कहाँ कमी रह गई है। कहीं आप में ही ये 2 तरह के रॉन्ग कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इसमें सुधार करके आपको राइट कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। नंबर 4, बीइंग रॉन्ग इज़ ओके। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कोई कुछ भी गलत ना बोले, लोग उनके विचारों से सहमत होने चाहिए। भले ही आपके विचार एकदम सही हो, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर घमंड आ जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उसकी सोच को गलत बोल सकता है। लेखक का भी यह कहना है कि आपकी ऐसी सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद पहले आपकी सोच सही रही होगी, लेकिन अभी के समय वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं और आपको भी समय के साथ अपने विचार बदलने चाहिए। कुछ लोग एक तरफा ही अपना नज़रिया रखते हैं, फिर चाहे कोई मुद्दा ही क्यों ना हो, वे आंख बंद करके उन बातों को फॉलो करते रहते हैं। ऐसे लोगों को सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। हम इंसान एक सामाजिक प्राणी ही है और समाज में रहते हुए विवाद होना लाजमी होता ही है, और कैसे इन विवादों से निपटना चाहिए ये हमें सभ्य तरीके से सीखना चाहिए। ये विवाद हमारी लाइफ में आम तौर पर होते रहते हैं, जैसे ये विवाद हमारे ऑफिस में भी हो सकते हैं। यदि कोई प्रोजेक्ट जो काफ़ी पेचीदा है,
जिससे हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन ये अंत में एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। इसी तरह का विवाद हमारे रिलेशनशिप में भी होता है और इसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे मनमुटाव हो, झगड़े हो या फिर धोखा हो। ऐसे में हमें एक साथ मिलजुल कर रहने और काम करने की ज़रूरत होती है और अपने ईगो को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 6, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। कई बार डिबेट में कुछ लोग दार्शनिक बन जाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं और अपने विचारों को दूसरों पर थोपते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। आपको जब भी कोई डिबेट करनी हो तो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीक़ों से आप बात को रख सकते हैं और दूसरों को भी मौका दे सकते हैं। जब आप सामने वाले को प्रश्न पूछें तो आपका प्रश्न लॉजिकल होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह की डिबेट और बहस सिर्फ विवाद पैदा करती है। आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को समझकर सिर्फ उतना ही जवाब देना है जितना उसने पूछा है और अदब के साथ पेश भी आना सीखना होगा। नंबर 7, राइवल एंड फ्रेंड्स। हम अपने लाइफ के राइवल और फ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं और हम अपने राइवल को ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हम उसके नज़रिए को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसे में हम सिर्फ उन्हीं को मानते हैं जिनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है और हमें जिनकी हर बात अच्छी लगती है। ऐसे में हम एक ही तरह के विचारों में बंध जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं पूरी दुनिया भी ऐसी ही सोचती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम इस बंधन से मुक्त हो जाए तो हमें पता चलेगा कि हम कितने गलत हैं। हमें किसी एक की ही सुनने के बजाय सभी की एक बार सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कई मुद्दों पर सभी की राय एक जैसी ही होती है, जिसमें हम अपने राइवल के साथ भी रिस्पेक्ट वाला व्यवहार करने लगते हैं। उन लोगों की कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी काम की हो सकती है और उन्हें मानकर हम फ्रेंड भी बन जाते हैं। नंबर 8, बाइनरी इश्यूज़। कई बार हमें अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती है जिनका नज़रिया और सोच दूसरों से अलग होती है। जैसे लेखक कहते हैं कि वे एक बार किसी फंक्शन में भाषण देने गए थे जहां अलग अलग समुदाय के लोग थे। जब वे किसी एक समुदाय के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरे समुदाय के लोग उनकी बातों से सहमत नहीं थे। ऐसे में उनको साइंटिफिक तरीके से सोचा और सभी के पक्ष में अपनी राय रखी और अंत में उनसे उनकी राय पूछी। फिर उन लोगों ने ही खुद ही अपने सारे मुद्दे बताने शुरू कर दिए जो लेखक ने पहले कभी नहीं सुने थे और अंत में वे एक दूसरे की बात समझने लगे। इसीलिए कभी भी लोगों को बेवजह का भाषण पसंद नहीं आता है, उन्हें सारी बातें फैक्ट के साथ सुनना पसंद होता है। नंबर 9, एवर चेंजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज के समय पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और लोग भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और सोचने का तरीका और व्यवहार भी बदल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बदलना नहीं चाहते हैं, वे अपनी पुरानी सोच में ही बंधे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई समाज में नया बदलाव लाने की सोचता है, कुछ लोग उनका भी विरोध करने लगते हैं। जैसे मार्केट में कुछ भी नया ट्रेंड आता है तो लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनाने लगते हैं। इसीलिए हमें समय के साथ बदलाव के लिए तत्पर रहना चाहिए। भले ही शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार हैबिट में आ जाने से सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ साल पहले जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था तो कई सारे काम मैनुअल ही किए जाते थे, लेकिन आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है और लोगों ने भी धीरे धीरे इसे अपना लिया है। चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। इसी तरह से आने वाले समय में और बदलाव होंगे। हमें उन्हीं बदलाव के साथ आगे बढ़ते रहना है। नंबर 10, रीथिंकिंग इन कॉरपोरेट वर्ल्ड। आज के समय में कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी रीथिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी पुरानी कार्यप्रणाली में काम कर रहे हैं, वे एक दिन बहुत पीछे हो जाते हैं। जैसे एक समय में डीवीडी प्लेयर सीडी का काफ़ी प्रचलन था, लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल गया है क्योंकि इन्होंने खुद को नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदला। ऐसी कंपनी कई हैं जो एक दौर में बहुत फेमस थी, लेकिन आज के समय वे ख़त्म हो चुकी है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में सभी को एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है, जहां सभी को रीथिंकिंग की आदत बनानी चाहिए। ऐसे में सभी की राय सुनकर और समझकर नतीजे पर पहुंचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें सिर्फ छोटे लक्ष्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समय समय पर अपना मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है समय के साथ अपना लक्ष्य बदलना पड़े।
हमें समय के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप रीथिंकिंग करोगे।